गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वैसे तो टाइम रात हो चुका है बट काफ़ी लोग बहुत परेशान हैं और नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, तो उनको बता दूं कि मेरा हेल्थ इश्यूज़ था जिस वजह से क्लासेस ऑन टाइम नहीं आ पा रही थी। और फिर भी आप लोगों को जितनी अभी तक 16 क्लासेस दी हैं, ठीक है, ये क्लासेस को आप हल्के में मत लेना। एग्ज़ाम करने के बाद आप देखिएगा कि इसमें आपको कितना आउटपुट मिलता है। और ये जो क्लासेस हैं अपने आप में समझ लीजिए कि ये समुद्र है, और एक एक क्लास इसमें समझिए कि आपकी 3-3 4-4 घंटे की मेहनत के बराबर है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास 17th। ठीक है, क्विक कवरेज करेंगे अब, क्योंकि अब ताबड़तोड़ खिंचवाना है। ठीक है, और ये नोट्स का आप स्क्रीनशॉट लेकर रीड मारते रहिएगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो क्वेश्चन बनता है कि कॉमन जुरिस्डिक्शन क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। जुडिशियल रिव्यू हाई कोर्ट का है 226 आर्टिकल और सुप्रीम कोर्ट का है 32, आपको बताइए। तो आपको याद रखना है 32 और 226। 226 किसका है, हाई कोर्ट का, और 32 किसका है, सुप्रीम। ठीक है, तो ये दोनों आर्टिकल आपको यहाँ से पता चल गया। 32 और 226 ये पूछता है और पूछा जा सकता है। यहाँ पे एक एक चीज़ जो लिखी है, एक एक लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। ठीक, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट्स के जो डिसीज़न होते हैं ना, वो एविडेंटरी होते हैं। ठीक, और कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट, की जो उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट के होते हैं उसको एक बेस मान करके उसके आधार पर निर्णय आगे के कोर्ट्स और जो लोअर कोर्ट्स होते हैं वो देते हैं, और इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है किसी भी कोर्ट में। ठीक, आर्टिकल 129 और 215। ठीक, ये बात करते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की। ठीक, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, ये चीज़ लिखी हुई है। आर्टिकल 129 याद रखना है, और आर्टिकल 129 और 215 ये याद रखना है, और जुडिशियल रिव्यू के लिए 32 और 226 याद रखना है। तो 129 जो है ये आपका हाई सुप्रीम कोर्ट के लिए है, और 215 जो है हाई कोर्ट एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक, आप ऐसे लिखिए 129 और 215 ये आपका क्या है, ये है आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात की जाएगी तो दो आर्टिकल्स ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन से आर्टिकल्स कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से रिलेटेड हैं। तो 129 और 215। ठीक है, 137 कहता है आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। ठीक, जो सुप्रीम कोर्ट होता है आपने देखे होंगे कई बार, जैसे केशवनंद भारती हो गया, बेरूबरी केस हो गया, गोलकनाथ केस हो गया, उसमें प्रियम्बल को लेकर के जो हमने रटवाए थे आप लोगों को, कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने जजमेंट्स का खुद ही रिव्यू कर सकता है। ठीक, हैज़ अ पावर। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आर्टिकल 137 क्या कहता है ना। और बाकी आर्टिकल 32 और जुडिशियल रिव्यू की बात करने पे कौन कौन से आर्टिकल हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के कौन कौन से आर्टिकल हैं। ठीक, और इसके बाद आपके जो रिव्यू जो ऑन जजमेंट को लेकर के है वो किस आर्टिकल के आधार पर है, ये आपको पता चाहिए। आर्टिकल 348 पता होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, वो भी यूपीएससी में लिखा हुआ है। ऑल प्रोसीडिंग इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। कि जो सुप्रीम कोर्ट और इंग्लिश हाई कोर्ट में आप देखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज, वहाँ हिंदी नहीं चलती, वहाँ इंग्लिश लैंग्वेज में ही प्रोसीडिंग्स होती हैं। ये किस आर्टिकल के तहत आता है, तो इम्पॉर्टेंट है 348। तो आपको इतने आर्टिकल्स यहाँ से अच्छे से पता होने चाहिए। कौन कौन से फिर से आपको बताते हैं, एक आर्टिकल 32 JR, एक आर्टिकल 226 हाई कोर्ट का JR 226, फिर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में आर्टिकल 229 आर्टिकल 129 और 215, 129 और 215 ये आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के लिए। फिर आपका ये 348 इंग्लिश लैंग्वेज की बात करता है, 348। ठीक, तो इतनी चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे पता होना चाहिए, और इस साथ ही साथ आपको जो है इसमें याद भी करा दिया जा रहा है, इसीलिए कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक, ये चीज़ हो गया, तो इसको आप लोग लिख ज़रूर लेना ऐसे करके। 32 और 226 ये जुडिशियल रिव्यू के लिए था, और 129 और 215 ये था कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए। ये हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट। और 348 कहता था कि हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, यहाँ पे जो जजमेंट्स और प्रोसीडिंग्स वगैरह जो होंगी वो होंगी हमारी इंग्लिश भाषा में। ठीक है, इतना चीज़ आपको यहाँ से पता होना चाहिए। प्रीवियस क्लास में जितना बताया था सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बारे में, बस इतना पता होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं आपको जानकारी रखनी है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए PIL, जो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है, जो PIL फाइल करती है, कहाँ से लिया गया, ये लिया गया USA से। तो इससे जितने क्वेश्चन बनते हैं सारे यहाँ पर लिखे हुए मिल जाएंगे। फटाफट कम समय में ज़्यादा कवर करेंगे। ठीक है, ठीक है। और फुल फ्लेज कब आया था ये 1980s में फुल फ्लेज आया था, और PN भगवती थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन, PN भगवती ये थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस टाइम पर जब PIL को आया था ये। ठीक है, और
ये एज अ जुडिशियल इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक, तो क्या क्या याद रखना, यूएसए 1980 और पीएन भगवती, बस इतनी चीज़ पीआईएल के बारे में पता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के बारे में जितनी चीज़ें बता दी बस उतना पता होना चाहिए बस। अब प्रोहिबिशन जो रिट्स होती हैं, ठीक, प्रोहिबिशन, मैंडेमस, हेबेस कॉर्पस, सर्टियोरी, क्वो वारंटो, ठीक, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा फटाफट देख लो, बस इतना ही देखना है। इसके अलावा बिल्कुल आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी सिस्टम के बारे में बिल्कुल भी देख करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इसी के साथ हम पहले तो आपसे पूछते हैं कि आर्टिकल 32 बताओ, 226 बताओ, 129 बताओ, 215 बताओ और इधर आर्टिकल 348 बताओ। ठीक, इतना कमेंट कीजिए आप। प्रोहिबिशन मतलब है टू फॉरबिड, प्रोहिबिट करना है ना, मतलब प्रोहिबिट है, एक ट्रिक लगा के आते हो कि रोकना। टू फॉरबिड इसका मतलब हो गया इशूड ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग इन कोर्ट। कब होता है पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग, जब होती है तब ये इशू किया जाता है। ठीक, सुपीरियर कोर्ट टू लोअर कोर्ट डायरेक्ट करता है जजेस एंड पार्टीज टू सीज लिटिगेशन बिकॉज लोअर कोर्ट डज नॉट हैव प्रॉपर जुरिस्डिक्शन। ठीक, सुपीरियर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को देता है, ठीक, डायरेक्ट करता है जजेस, ठीक है, टू सीज लिटिगेशन कि बस रोक दो, टू फॉरबिड, टू प्रोहिबिट, टू कि रोको, रुक जाओ, ऐसे याद कर लो। ठीक है, ये हो गया। मैंडेमस क्या कहता है, वी कमांड। ठीक, कोर्ट टू अथॉरिटी डायरेक्टिंग इट टू परफॉर्म ड्यूटी इम्पोज्ड अपॉन बाई लॉ, कि जिसका जो ड्यूटी है वो उसको परफॉर्म करे। ये मैंडेमस के तहत है कि वी कमांड ये निर्देश देता है कि भैया आपका जो ड्यूटी है, आप अगर ट्रेन के टिकट कलेक्टर हो तो आप अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करोगे। ठीक है, टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी, जो ड्यूटी है, की पब्लिक अथॉरिटीज़ विद इन लिमिट। ठीक है, ये मैंडेमस मतलब वी कमांड, प्रोहिबिशन मतलब टू फॉरबिड, हैबेस कॉर्पस टू हैव बॉडी ऑफ, ये याद रखना, टू हैव बॉडी ऑफ, एच से क्या है हैव, एस से क्या है हैबेस कॉर्पस, पर्सनली लिबर्टी ऑफ फ्रीडम, कोर्ट डायरेक्ट पर्सन और अथॉरिटी टू ब्रिंग प्रिजनर बिफोर कोर्ट। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि जैसे आप कोई अरेस्ट होता है तो उसमें क्या आप देखोगे कि उसको जो है मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश किया जाता है। ठीक, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और आर्टिकल 22 देखिए, अरेस्टेड पर्सन मजिस्ट्रेट तक लाना है विद इन 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स। अब इसमें आप ये बताओ कि इसमें जो ट्रैवल का टाइम है वो इंक्लूड किया जाता है कि नहीं किया जाता है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और विवादित क्वेश्चन है और इसका आप जवाब दीजिए। ठीक, तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हैबेस कॉर्पस क्या कह रहा है, और हैबेस कॉर्पस का एच है, एस से मतलब टू हैव बॉडी, मैंडेमस वी कमांड, एंड प्रोहिबिट मतलब रोकना, टू फॉरबिड। इसमें सीज कर दिया जाता है भैया रुको, रोक दो। मैंडेमस ने कमांड करा भैया जो ड्यूटी है वो करो। हैबेस कॉर्पस में वही मजिस्ट्रेट के पास ले जा करके पेश करना है। फ्रीडम की बात किया है इसने, और आर्टिकल 22 की बात आ जाती है, हैबेस कॉर्पस में घुमा के पूछ लेते हैं क्यों वारंटो क्या है, बाई वॉट अथॉरिटी और वारंट, है ना, जिसमें पूछते हैं भैया किस अथॉरिटी ने आपको ये चीज़ करने को कहा है। सर्टियोरी टू बी सर्टिफाइड, सी से सर्टियोरी और टू सी से सर्टिफाइड, तो यहाँ से आप बेसिकली इतना याद कर सकते हो। तो इतना आपको पता हो गया। ठीक है, तो हमारे साथ आप रिवाइज करोगे आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, आर्टिकल 129 इज़ फॉर क्या था, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, एंड आर्टिकल 215 एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या, हाई कोर्ट। और फिर आर्टिकल आपका 348 बात करता है लैंग्वेज जो होगी वो इंग्लिश होगी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में। इतनी चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। फिर रिट्स के बारे में पता होना चाहिए, मैंडेमस, हैबेस कॉर्पस, एच से मिला लो है टू हैव बॉडी, सर्ट्यूरी से टू बी सर्टिफाइड, क्यू वारंटेस है कि बाई वॉट अथॉरिटी। ठीक, और मैंडेमस से क्या है, मैंडेमस से आप कर दो वी कमांड, प्रोहिबिट से टू फॉरबिड, पीआईएल के बारे में बता दिया, सारा चीज़ बता दिया। ठीक है, इतनी चीज़ आपको यहाँ से कंप्लीट बता दी गई, और यही 9 मिनट्स अभी हुए, और यही आपको करने में, यही चीज़ें आपको समझने में आधे घंटे से ऊपर लगता। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट पंचायती राज है। ठीक, फटाफट करेंगे ऑल इलेक्शंस ऑफ पंचायत। ठीक, कौन कराता है, क्वेश्चन बना है, कम से कम नहीं तो हर स्टेट में ये क्वेश्चन बना है कि भैया स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, आर्टिकल कौन सा होता है, 243 के स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक, और दूसरा देखो, डिसीजन टू होल्ड पंचायत इलेक्शन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, अब देखो एक आपको कीवर्ड याद रखना, ये बैग ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, बैग ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, बस इतना याद कर लेना। अभी बताते हैं क्यों याद कर लेना, बैग ऑफ एलटीजी लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, अशोक मेहता कमीशन कब, डेट याद रखनी 1977। ठीक,
उसके बाद टू रिप्लेस 3 टायर सिस्टम विद 2 टायर सिस्टम। तो आपको एक चीज़ यहाँ से ये पता होनी चाहिए कि देखिए ये किसकी बात करता है, अशोक मेहता जो है वो बात करता है 2 टायर सिस्टम की। देखो हमने ये आपको ट्रिक बताया था ना, बैग ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक, ऐसे आप बैग LTG याद कर लो, ठीक है, ठीक है, याद कर लिया आपने। तो जो अशोक मेहता कमेटी थी इसकी आप ईयर याद रख लो 1977। अशोक 1977 2 टीयर सिस्टम पे आ गया था, रिप्लेस कर दिया था 3 टीयर सिस्टम को, ठीक। अब देखो बैग BA, ठीक, बलवंत B से पहला बलवंत था, ये पूछता है क्रोनोलॉजी में, ठीक है। तो B से बलवंत था 57, फिर ये बलवंत है 57, फिर 20 साल जोड़ दो आगे 1977, ऐसे याद कर लो। अशोक मेहता 1977 ये बात किया था 2 टायर सिस्टम की, ठीक। अच्छा, जो अशोक मेहता था यानी कि BAG, तो पहला था 57, दूसरा था 77। तो जो अशोक मेहता था इसमें क्या होता है कि 2 बनते थे टू, एक तो जिला और दूसरा मंडल, जिला परिषद और मंडल पंचायत, जिला परिषद और मंडल पंचायत। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता याद कर लो कि 1957, अशोक मेहता 77, ठीक। इसमें कहीं कहीं 56-57 भी लिखा होता है, बट बेसिकली आप दिमाग में रखो, इतना क्लोज कॉल नहीं रहेगी, ठीक है। तो आप 57 और 77 याद कर लो, और अशोक में याद कर लो जिला ZM, जिला परिषद और मंडल पंचायत, जिला परिषद और मंडल पंचायत अशोक मेहता में था। अशोक मेहता मतलब 2 टीयर सिस्टम, मतलब 1977, इतनी चीज़ आप दिमाग में बैठा लो, ठीक है, ठीक। तो ये हो गया कि अशोक मेहता जो थे वो पहले क्या था, BAG याद रखना, B से 57 1957 और A से 1977। अशोक मेहता ने 2 टीयर सिस्टम की बात की थी, एक जिला परिषद था, दूसरा मंडल पंचायत था, ठीक। और बैग ये हो गया, फिर क्या है लेफ्टिनेंट यानी LM सिंधवी, ठीक, और PK थुंगन, ये थुंगन, T से थुंगन, ठीक। तो यानी अब आता है सिंधवी 86 और थुंगन 88। थुंगन देखो ऐसे लिखा जाता है, थुंगन G आ रहा है, G कैसे बनता है, 8 जैसा बनता है ना, 8, ये देखो G बन रहा है, तो ऐसा बोलो 8 के साथ था 88, लास्ट में 8 रहेगा तो 88 हो गया, और 1988 कर दो। ऐसे ट्रिक से आप याद कर लो, ठीक। वहाँ पर मेंस का आंसर नहीं लिखना है, वहाँ पर आपको सही OMR पे टिक मारना है। तो बलवंत हो गया, अशोक मेहता हो गया, और इधर आपका जो है LTG से LM सिंधवी हो गए, सिंधवी मतलब सिंध 6 आ रहा है तो 1986। थुंगन हो गया, ठीक है, थुंगन आपका हो गया, थुंगन बोलने में टेढ़ा शब्द लग रहा है, G आ रहा है बीच में, तो 8 हो गया, तो 1988 हो गया। यहाँ से आपको इतने सारे याद करा दिए, ये चारों अगर याद होंगे तो कोई माइकल लाल आपका क्वेश्चन गलत नहीं करा सकता, ठीक। चलिए ये चीज़ हो गई। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी एक चीज़ लिखी सब इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। पेशा एक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक। पीसा एक्ट, PESA एक्ट, ठीक, मतलब क्या है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज़, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज़ 1996। क्या था, पार्ट 9 को एक्सटेंड करने के लिए कौन सा एक्ट था, क्वेश्चन बना कर पूछे गए अदर स्टेट के एग्ज़ाम में, तो आप क्या बताओगे कि वो था पीसा एक्ट, PESA, यानी नाम ही से लगा पता चल रहा है कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज़। और हमने पार्ट 9 पंचायत का ट्रिक क्या बताया था, PANCHAYAT, ना लिखना, बस YT तक लिखना और गिन डालना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आया, यानी पार्ट 9। तो कहीं भी आपको भूलना इसमें नहीं है, और आपको यहाँ से पता चल गया कि पीसा एक्ट जो है पंचायत एक्सटेंशन को शेड्यूल्ड एरियाज़ को लेकर के था, और पंचायत की बात है तो पार्ट 9 की बात हो रही होगी। और एक्ट कब था, 1996, एक्ट आपका था 1996। इतनी चीज़ आपको यहाँ से पता होना चाहिए। फिर भैया 73 संविधान संशोधन आ गया 1992 में, ठीक। क्या मिल गया इसमें, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायत राज सिस्टम। अगर उसने 73 धर दिया, 74 धर दिया, तो बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर कन्फ्यूज़न हमें भी हो जाता है, आप लोग को भी हो जाता है। तो अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि 73 3-4 बार लिख लो, 73 कब, 1992, ठीक। इसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया था आपके पंचायती राज सिस्टम को, ठीक है।
हो सकता है कि कभी कभी स्लिप ऑफ टंग या ह्यूमन एरर से कभी कुछ गलत बोल जाएं, ठीक, लेकिन यहाँ जो लिखा होगा वो आप उसको आधार मानिएगा, वो सत्य है। हो सकता है कभी कभी पढ़ते पढ़ते भी चीज़ें गलत बाई चांस आपको बोल दें, तो उसको आप इग्नोर करके जो लिखा है उसको आप प्रायोरिटी देना, ठीक है। तो 73वें संविधान में इनको मिल गया क्या भैया, पंचायती स्टेटस मिल गया। और पंचायत को ऐड कब किस में ऐड कर दिया गया, ऐड कर दिया पार्ट 9 में, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल कौन कौन से थे, 243 से लेके 243 ओ तक, ठीक है। तो इसमें आपको आर्टिकल्स पता होने चाहिए कि कौन से रेंज पूछ लेता है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में पंचायती राज तक पंचायत की बात की गई। तो 243 से लेके 243 ओ तक बात की गई है। और इसी में अभी आपको हमने बताया था, इसी में आप कमेंट में बताइए कि 243 के कमेंट सेक्शन में कीजिए, जो आप कमेंट करेंगे वो आपके माइंड में हमेशा रह जाएगा कि 243 के किस आर्टिकल में किस चीज़ का जिक्र है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर इतनी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक। इतनी चीज़ें आपको हमने रटवा दी, विद ट्रिक्स बता दी, और जहाँ तक के मैक्सिमम क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं और बहुत बेसिक क्वेश्चन बनते हैं जो गलत हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 73वें संविधान संशोधन 1992 को भूलना नहीं है और उसको मान के चलना है कि पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशन इसने प्रदान किया था स्टेटस, ठीक है। बाकी हमने आपको एक ट्रिक याद रखनी है, बैग LTG, ठीक, बलवंत अशोक, ठीक, और इधर आपका LM सिंधवी और थुंगन, ठीक, याद रखना है, तो इसमें आपका काम चल जाएगा, ठीक। बाकी आगे आपको सब और मिल जाएंगे, ठीक। अब देखिए MCQ लिखा हुआ, मतलब पूछा गया है कि थर्ड टायर एडेड टू इंडियन फेडरल सिस्टम कब, 1992 में, ठीक। कब कि जो थर्ड टायर था, ठीक, पहले 2 थे, फिर ये थर्ड टायर जो ऑफिशियली ऐड किया गया था, और इसी थर्ड टायर को, जो 3 टायर सिस्टम था, इसी को 2 टायर सिस्टम में कन्वर्ट किया था अशोक मेहता में 1977 में। और यही जो थर्ड टायर है, 3 टियर सिस्टम कब अगर ऐड हुआ था इंडियन फेडरल सिस्टम में, तो आपको याद रखना है फिर वही वर्ड 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, इतना आपको याद रखना है, ठीक। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, अलग अलग एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं और जो क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं वही यहाँ पर लिखा गया है। तो यानी कि यहाँ से ये क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, जो कि बहुत लोगों को, आपको अभी तक शायद ना पता हो कि 3 टायर सिस्टम कब ऐड हुआ था, ठीक। पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिला ये तो पता होगा, बट 3 टायर सिस्टम कब, तो 1992, ठीक, 73वां में, ठीक है। और जो 3 टायर है कौन कौन से हैं भैया, गांव से शुरू हुआ ग्राम पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत, फिर जिला पंचायत, यानी गांव फिर क्षेत्र फिर जिला, ठीक। और जो क्षेत्र पंचायत है, जो बीच वाला है, इसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट पंचायत, क्योंकि बीच में है। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए 2 टायर एट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैविंग पॉपुलेशन लेस देन 20 लाख, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पॉपुलेशन के आधार पर, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में बात किया गया है कि जो 2 टियर सिस्टम है, यानी कि जिला और मंडल पंचायत, वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में होंगे जिनकी पॉपुलेशन 20 लाख से कम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। और ये आपको ध्यान होना है। और इसके बाद आपको ये याद रखना है कि नोट 243B का सब क्लॉज 1, एवरी स्टेट, ठीक, डेट इज़ 3 टियर सिस्टम की बात कर, देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन 3 टियर, कॉन्स्टिट्यूटेड इन पंचायत एट द रेट विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये 3 टियर में जो है ये लगेगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और 20 लाख से कम जहाँ पर आबादी है वहाँ पे 2 टियर लगेगा, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो यूनियन टेरिटरी हो, ठीक। अब देखिए MCQ का क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, देयर विल बी पंचायत एंड इंटरमीडिएट लेवल, ये, ठीक, ये तो ऊपर कह दी गई थी। अब सब क्लॉज B में क्या है, 2 में, कि पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल में नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन स्टेट विद पॉपुलेशन लेस देन 20 lakhs, ठीक। मतलब कि अब देखिए क्या होता था यहाँ पे, आपको 3 टियर सिस्टम जो होता था, इसमें ग्राम क्षेत्र और जिला होता था, ये होता था इंटरमीडिएटरी, ठीक। तो जो 2 टियर होता था जिला और पंचायत, वो कहाँ पे होता था, जहाँ पर इंटरमीडिएट नहीं होगा, सिर्फ 2 टियर सिस्टम होगा, और जहाँ की पॉपुलेशन लेस देन 20 लाख होगी, ठीक, वहीं पर 2 टियर सिस्टम विद
एट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैविंग पॉपुलेशन लेस देन 20 lakhs। 2 टीयर, 2 से 20 लाख से कम होना चाहिए तो 2 टीयर हो जाएगा। और सब क्लॉज B2 में पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल में नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन स्टेट विद पॉपुलेशन लेस देन 20 लाख। यानी अगर आप इंटरमीडिएट लेवल को हटा दोगे तो सिर्फ तो 2 लेवल बचा ना। तो 2 लेवल मतलब ये वाली बात कि 2 लेवल 2 टीयर सिस्टम जो होगा वो 2 टीयर सिस्टम आपका वहाँ पर होगा जहाँ की पॉपुलेशन 20 लाख से आपका कम है। ये क्वेश्चन बना है, इम्पोर्टेंट है और आप सबको पता है कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एक याद रखना 243D रिजर्वेशन डी। रिजर्वेशन ट्रिक क्या है? रिजर्वेशन 2 होता है ना, तो रिजर्वेशन दे, तो दे से क्या हो गया डी। तो यानी 243D डील्स विद रिजर्वेशन ऑफ किसका? SC एंड ST वुमेन। कितना? वुमेन जो होंगी उनका 1/1/3 सीट्स का रिजर्वेशन 243D। ठीक है। टू 243K क्या था? सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल कंडक्ट ऑफ पंचायत इलेक्शन बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन। आपको क्या रखना है 243 में? SDC बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो यानी 243K कौन? के से कौन कराता है? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करता है? सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल। बस। पार्ट 9 पंचायत था। पार्ट 9A किस लिए था? म्यूनसिपैलिटीज़। अब यहाँ पे आप बताओ पार्ट 9B किस लिए है? ठीक, ये आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिएगा कि पार्ट 9B किस लिए है। पार्ट 9A आपको पता चल गया है। ठीक है, पार्ट 9A म्यूनसिपैलिटीज़ हो गया। ठीक, और देखो 3 टाइप हैं इसमें, नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ये 3 टाइप हैं। पॉपुलेशन के आधार पर ये भी हैं। ठीक, तो नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ठीक, नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है। पंचायत को तो लाया गया था 73 में, 1992 में। ठीक, तो अब 9A पार्ट की बात किया गया तो कुछ तो टाइम लिया ही गया होगा, तो ये अगले राउंड में किया गया था, यानी 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। ठीक है, ये म्यूनसिपैलिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसने प्रोवाइड कर दिया गया था। 100% क्वेश्चन घुमा के यहाँ से आता ही आता है। 73, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पंचायत को दिया था कि म्यूनसिपैलिटीज़ को दिया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को दिया था, तो वो आता ही आता है। तो इसको आपको अच्छे से यहाँ पर देखना है कायदे से। ठीक है, अब देखिए 83rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नो रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट इन अरुणाचल प्रदेश सिंस नो शेड्यूल्ड कास्ट एग्जिस्ट इन अरुणाचल प्रदेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? 83 जो है कब आया था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट? 2000 में। देखो 0 लगाया, मतलब समझो एकदम ज़ीरो कर दिया। क्या चीज़ ज़ीरो कर दिया? SC के रिजर्वेशन को। नो रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ज़ीरो कर दिया। ठीक है। आर्टिकल 243M ये पूछा है, आर्टिकल भी पूछा है, ये 83 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी पूछा है, और ये स्टेटमेंट देख के इन 2 पे भी ऑप्शन दे के पूछा है। तो इसको बस दिमाग में आपको अपने चिपका लेना है कायदे से। ठीक, कि 83 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था 2000 वाला, ये 00 है। तो 0 मतलब नो रिजर्वेशन टू शेड्यूल्ड कास्ट कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, सिंस किस लिए? क्योंकि नो एक्सी पॉपुलेशन वहाँ पर एग्जिस्ट करती है। तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश, SC पॉपुलेशन की बात की, ज़ीरो रिजर्वेशन, नो रिजर्वेशन। और आर्टिकल 243M
बस इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक। अब देखो गडगिल कमेटी जो है 1988 बाई वीएन गडगिल, ठीक। ये भी देखो गडगिल, ये देखो जी आ रहा है तो आप समझ जाओ जी आ रहा है 88, जी जहाँ है थुंगन है या ऐसे जी आप समझ जाओ 88 है, ठीक। ठीक, ये देखो आपको लिखा है बी से क्या था, अरेंज क्रोनोम आता है कि इनके ऑर्डर अरेंज करो, ठीक। नाम दे देगा और बोलेगा क्रोनोलॉजी में इसको अरेंज करो। तो बलवंत हो गया, अशोक हो गया, ठीक, और जी के राव हो गया, LM सिंधवी हो गया, थुंगन हो गया, गडगिल हो गया। बलवंत, अशोक, जीवकी राव, LM सिंधवी, थुंगन एंड गडगिल, ठीक। तो ये थी क्लास हमारी जो करीब 2 से 3 टॉपिक को कवर करती है आपके। इसमें आपका बेसिक पंचायत का पूरा कवरेज है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, रिट्स, हाई कोर्ट्स, उनके संबंधित आर्टिकल्स, ठीक, ये सारा है। म्यूनसिपैलिटी से जो क्वेश्चंस बनते हैं तो इनको आपको अच्छे से कर लेना है कायदे से, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इमरजेंसी का टॉपिक है आर्टिकल 352। प्रेसिडेंट क्या करता है, नेशनल इमरजेंसी, यानी नेशनल इमरजेंसी पूछता है नेशनल है, फाइनेंशियल है ना, कि किस टाइप की इमरजेंसी है। तो नेशनल इमरजेंसी है, स्टेट है, तो ये 352 जो है नेशनल इमरजेंसी में आता है, ठीक। पहले क्या था, ग्राउंड्स क्या है, किस आधार पर नेशनल इमरजेंसी लगती है। तो पहला एक तो वार, युद्ध, दूसरा जो एक्सटर्नल वार होते हैं, बाह्य आक्रमण, ठीक है, और सशस्त्र विद्रोह, ठीक। अब देखिए आंतरिक गड़बड़ी, मतलब पहले क्या था, पहले क्या था, आंतरिक गड़बड़ी थी, यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस था। फिर 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 से इसको रिप्लेस करके बना दिया गया क्या, सशस्त्र विद्रोह, ठीक। यही यहाँ पर ऐड हो गया सशस्त्र विद्रोह। ये आपका क्वेश्चन फ्रेम होता है, यहाँ से पूछता है कि किन 3 आधार पर ग्राउंड्स पर नेशनल इमरजेंसी लगती है। तो नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल पता होना चाहिए 352 बाई प्रेसिडेंट। नेशनल इमरजेंसी एक तो युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण और तीसरा सशस्त्र विद्रोह। जो सशस्त्र विद्रोह था ये 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आया था। पहला इसकी जगह था, पहले आता था ओरिजिनली इंटरनल डिस्टर्बेंस था, ठीक। इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक। नाउ नो इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब क्या कर दिया गया है, स्टेटमेंट देके पूछ सकता है, नो इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, यानी आंतरिक गड़बड़ी के कारण अब कोई आधार नहीं माना जाएगा नेशनल इमरजेंसी का, और इसको रिप्लेस कर दिया गया 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से सशस्त्र विद्रोह का। तो अब 3 ग्राउंड के आधार पर नेशनल इमरजेंसी यानी 352 आर्टिकल राष्ट्रपति देता है। पहला युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण एक्सटर्नल वाला, और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। फाइनेंस कमीशन के बारे में अगली क्लास में आपको बताएंगे। ये आप स्क्रीनशॉट लेके बस इतना ही पढ़ना है फाइनेंस कमीशन के बारे में, फंक्शंस के बारे में पूरी डिटेल है, और स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में एक बार आपको एक रीडिंग करके रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में इसको आपको बताया जाएगा। ये आधे घंटे का वीडियो है जो कि आपको लगभग 1.5 घंटे की कंटेंट आपको प्रोवाइड करता है। तो फटाक से लेक्चर नंबर 17 को बैच वाले जितने भी हैं सब अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और दिमाग में सेट करें, ठीक। अब फिर नेक्स्ट क्लास आएगी आपको कल, और होपफुली कल आपको 2 क्लासेस मिलेंगी, ठीक। और ये जो 2 क्लासेस का टाइम होगा ये 1-1 घंटा हो सकता है, और इसमें कुछ करंट अफेयर्स आपको ऐड किए जाएंगे, ठीक। ये जो 30 मिनट की क्लास है ये नॉन स्टॉप लगातार बोल के कराया जा रहा है, जो कि आपको पता है कि अगर वीडियो आराम से बनाया जाए तो करीब 2 घंटे का यही वीडियो खींच जाएगा, बट वो टाइम आपको बचाया जा रहा है। आप इस चीज़ को ये चीज़ समझ के प्रिपेयर कीजिए, ना कि ये सोचिए कि आधे घंटा का। यही वीडियो 2 से ढाई घंटे का बनता तो आपको लगता कि ये बहुत मैराथन क्लास है। वही 9 घंटे की जो वीडियो बनेंगी इसी को समेट के 2 घंटे से ढाई घंटे में किया जा सकता है, क्योंकि सिर्फ नोट्स से उनको पढ़ाना है, समझाना है। इसी के साथ आप इनको स्क्रीनशॉट लो और डालो। बाकी नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिएगा। कल से आपको 2 लंबी क्लासेस मिलेंगे। धन्यवाद।